हेलो बच्चों, देखिए गाउस लॉ पढ़ रहे हैं, उसके एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। और अब जो एप्लीकेशन आने वाली है वो बहुत ज्यादा सिंपल है। ठीक है, तो अब अपन बात करेंगे बच्चों स्पेयर से रिलेटेड एप्लीकेशंस की। यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेयर से इस बार जो अपन ले रहे हैं दैट इज स्पेरिकल शेल। इस शेल का मतलब क्या हुआ? स्पेरिकल शेल का मतलब क्या हुआ? शेल होता है बच्चों जो अंदर से ब्लैंक हो, खाली हो। ठीक है, एम्प्टी, इट शुड बी एम्प्टी इनसाइड। ओके, अब ऐसा कैसे? जैसे अगर अपन अपने रूम की बात करें, रूम में से ये सारी चीजें हटा दें तो रूम विल वर्क एज अ शेल। ठीक है, अंदर से एम्प्टी होना चाहिए। आपकी जो प्लास्टिक की बॉल होती है, जिससे आप कभी क्रिकेट खेले होंगे, जब छोटे होंगे तो आपने प्लास्टिक की बॉल से क्रिकेट खेली होगी। ठीक है, तो वो जो प्लास्टिक की बॉल आती थी वो अंदर से क्या आती थी बच्चों? खाली आती थी। ठीक है, तो वो भी किसकी तरह बिहेव करेगी? स्पेरिकल शेल की तरह बिहेव करेगी। यहाँ पे हमने आगे कहीं नहीं लिखा है कि दैट शुड बी कंडक्टिंग और नॉट कंडक्टिंग। ठीक है, तो शेल कैसी भी हो सकती है, वो कंडक्टिंग भी हो सकती है, वो नॉन कंडक्टिंग भी हो सकती है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि दोनों से एक तरीके का ही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा? इसका रीजन ये है कि बच्चों कि चाहे कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, है तो शेल ही। और शेल के ऊपर चार्ज हमेशा कहाँ होता है? उसके सरफेस पर होता है। इस बात को ध्यान में रखें। ठीक है, चाहे वो शेल कंडक्टिंग हो चाहे वो नॉन कंडक्टिंग हो, द चार्ज विल बी ऑलवेज ऑन द सरफेस ऑफ दैट शेल। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो कहीं लिखा हुआ कभी नहीं आएगा कि इट शुड बी कंडक्टिंग और इट शुड बी नॉन कंडक्टिंग। दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेम ही निकलता है। ठीक, काम करें बच्चों। तो काम करने के लिए गॉसियन सरफेस बनाना मत भूलना। तो यहाँ पर 3 पार्ट में इसका काम होगा। फर्स्ट पॉइंट, व्हेन we need to calculate the electric field at a point which is outside the shell. ठीक है, तो हमने लिखा when point P, when point P is outside the shell और आउटसाइड द सरफेस, आप ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये चीज समझिए बच्चों कि पहले आपको क्या करना पड़ेगा? डायग्राम को अच्छे से ड्रॉ करना पड़ेगा। तो एक मैंने यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ किया और शेल बनाया। इस शेल का रेडियस क्या है? तो ये थ्योरी में आ जाना चाहिए। लेट देयर इज अ शेल ऑफ रेडियस r which is uniformly charged by charge small q. ओके, हो गया ये काम। तो इसके सरफेस के ऊपर चला गया वो चार्ज। ठीक है, एंड द चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर शेल इज सिग्मा। ठीक है, अब उस सिग्मा को डिफाइन कर दीजिए। सिग्मा विल बी व्हाट? q डिवाइडेड बाय s। और s पता होना चाहिए आपको। इस शेल का स्क्वायर ही तो है। जो स्क्वायर का एरिया क्या होता है बच्चों? 4πr²। कैपिटल R यूज कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपने क्या बनाया बच्चों? इस समय हमने बनाया शेल। ठीक है, अब इसे क्या करना है? इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर है? आउटसाइड है शेल के। आउटसाइड है मतलब यहां पर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इस पॉइंट पे ऊपर कैलकुलेट करना है। तो आपको क्या करना है? इस पॉइंट P को रेडियस से मिलाओ, रेडियस से नहीं मतलब सेंटर से मिलाओ, और उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को रेडियस मान करके एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, तो ये हमने स्मॉल r रेडियस का एक गॉसियन सरफेस बनाया। तो आप देखेंगे कि स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। तो यहाँ पर अपने पास में कंडीशन बन गई स्मॉल r शुड बी ग्रेटर देन कैपिटल R, दैट इज आउटसाइड। ठीक है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखने के लिए आपको दो चीजें देखनी पड़ेंगी। क्या? पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर यूनिट चार्ज को वो क्या करेगा? रिपेल करेगा। तुमने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसा जाएगा। और किसी भी स्पेयर का अगर आप क्या कहते हैं हम एरिया वेक्टर देखोगे उसके किसी भी पॉइंट के ऊपर, तो आप क्या करो? एक डायामीटर खींचो और उस डायामीटर के वर्टिकली आउटवर्ड निकल जाओ। ठीक है, तो जैसे हमने ये डायामीटर खींचा है ना, और वर्टिकली आउटवर्ड निकल, डायामीटर भी नहीं खींचना तो आप रेडियस खींच लीजिए, है ना। रेडियस को ड्रॉ करो और फिर आउटवर्ड निकल जाओ, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। ठीक है, इस तरीके से हम डायरेक्शन देखते हैं। तो आप देखो कि E और ds दोनों एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। सो थीटा विल बी 0 डिग्री। ओके, यूज करें गाउस लॉ को। तो अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ लगाते हैं अभी। तो हमने लिखा अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ। हाँ भाई, अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ क्या हो जाएगा बच्चों? देखिए
E vector dot ds vector is equals to summation q divided by epsilon naught। ठीक है ये बात। फिर इसको अपन सॉल्व करते हैं, तो इसे क्या लिखेंगे, E ds cos थीटा, यही है, इज इक्वल टू समीशन क्यू की जगह क्या, क्यू डिवाइडेड बाय क्या बच्चों, एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए cos थीटा, थीटा की वैल्यू नेक्स्ट स्टेप में आप कितना डिग्री लिखोगे, 0, तो ये हो जाएगा E ds cos 0 q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। cos 0 की वैल्यू 1, ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में 1 लिख लीजिएगा, तो E ds इज इक्वल्स टू q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, इसकी जगह 1 पुट हो गया है। चलो E को बाहर निकालो, इंटीग्रेशन होगा किसका, ds का। अब ये थोड़ा समझने लायक बात है बच्चों, मैंने यहाँ पर कभी भी क्लोज इंटीग्रेशन को नहीं हटाया है, क्यों, क्योंकि जब आप स्क्वायर की बात करते हो तो आप उसके पार्ट नहीं करते, जैसे सिलेंडर में 3 पार्ट करते रहते हैं, स्क्वायर में पार्ट नहीं होते बच्चों, ठीक है। तो मैंने बोला पूरे के पूरे स्क्वायर का एरिया है, आप ds का करोगे इंटीग्रेशन तो s आएगा, s किसका, पूरे स्क्वायर का, कौन सा स्क्वायर, दैट इज गाउसियन सरफेस। ये जो ds एरिया है वो किसका है, गाउसियन सरफेस का, ये बात ध्यान में रखो, तो ये गाउसियन सरफेस ले लीजिएगा आप, ठीक है, जिससे आपने उसको क्या किया, एनक्लोज किया है, ठीक। तो हमने लिखा E इनटू गाउसियन सरफेस की रेडियस क्या है, r है, उस चीज को ध्यान में रखिएगा, तो ये हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी q डिवाइडेड बाय 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा सा तरीके से लिखते हैं, अरेंज कर लेते हैं, q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर r स्क्वायर। गौर कीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है क्या, ऐसा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिखते हैं, k, तो इट विल बी k q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे यही तो है। चलो पॉइंट चार्ज के कारण भी इतना ही आया था क्या, सेम आ रहा है बच्चों, ये बात ध्यान में रखो। तो आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो k q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर होता है, ये दिमाग में रह जाएगा, दिमाग में रखिएगा भी, ठीक है। चलो इसका एक और पैटर्न आपको मैं बता देता हूँ, क्या है वो पैटर्न, वो समझिए। यहाँ पर चार्ज की वैल्यू भी पुट की जा सकती है, k को तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है, चार्ज q को कैसे लिखा जा सकता है वो समझिए। तो किसी भी स्फेरिकल शेल के लिए सिग्मा कैसे डिफाइन होता है, तो हमने बोलना है q डिवाइडेड बाय s, q और s किसका, s वो जहां चार्ज है, ये बात ध्यान रखना, सरफेस चार्ज डेंसिटी कहां देखोगे, ये s कौन सा यूज किया जाएगा, गॉसियन सरफेस का मत यूज करना बच्चों, किसका यूज करना है, जहां चार्ज है एक्चुअली में उस सरफेस को लेना है। तो चार्ज कहां पर है, इसी पे तो है, तुमने बोला यहाँ पर आएगा 4 पाई कैपिटल R का स्क्वायर, बात समझ में आ रहा है। तो फिर Q की वैल्यू क्या होगी, हमेशा ये बात ध्यान में रखना, सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, और ये चीज हमेशा ध्यान रखें, चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर, स्क्वायर्स में काम करता है ये, ठीक है। चलिए तो अभी तो इतना रहने दो, इतना दिमाग में रखिएगा, Q इज इक्वल टू सिग्मा 4 पाई R स्क्वायर, तो यहाँ पर आप Q की जगह 4 पाई R स्क्वायर रख सकते हैं इंटू सिग्मा, और K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख दीजिएगा, आपको एक और टर्म मिल जाएगी, ठीक है। हालांकि अभी काम नहीं आएगा, अभी जब एग्जाम में आए तो आपको इतना ही करना है, वो काम नहीं करना है, लेकिन ये पॉसिबल है कि ये चीज न्यूमेरिकली यूज हो सकती है, ठीक है। चलिए तो मेरे हिसाब से आप उतार लेंगे इस चीज को, ओके। नेक्स्ट पार्ट करें, व्हेन पॉइंट P इज एट द सरफेस ऑफ शेल, ठीक है। अब ये जो P पॉइंट है वो कहाँ शिफ्ट हो रहा है, शेल की सरफेस पर, तो आप गौर करोगे ये जो स्मॉल r है वो यहाँ तक ही आ जाएगा, और ये वाली चीज किसके बराबर होगी, रेडियस ऑफ द शेल के बराबर होगी, तो ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट स्टेप की हम बात कर रहे हैं, दैट विल बी B पॉइंट, ये चीजें ध्यान में रखिएगा, तो इसे E आउटसाइड लिख लीजिएगा, E आउटसाइड इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, इस चीज को लिख लीजिएगा, आपको ये पहला इक्वेशन मिला है। अब इसके बाद में व्हेन पॉइंट P इज एट सरफेस ऑफ शेल, ठीक है, चलिए सरफेस ऑफ शेल में अगर होगा यहाँ पर होगा, तो आपको गाउसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, तो हम बोलेंगे गाउसियन सरफेस बनाए, तो गाउसियन सरफेस तो वापस से यही बन जाएगा ना बच्चों,
रेडियस तो सेम ही है ना। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि आपको इस बार जो है ऐसा ड्रॉ अलग से करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो ऑटोमेटिकली बन गया है। बस आप क्या ध्यान में रखेंगे, आप इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और सरफेस एरिया वेक्टर, ऐसा वो दोनों ही आउटवर्ड निकलने वाले हैं। चार्ज पॉजिटिव था और रेडियस से मिलाओगे तो ये भी आउटवर्ड ही जाएगा ds, तो थीटा की वैल्यू कितना डिग्री होगी, 0 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, काम करें बच्चों। चलो मैं वापस से करके बता देता हूँ, हालांकि वापस से करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, ये हो सकता था आप खुद कर सकते थे, लेकिन चलो करते हैं। देखो आपको लगेगा कि सर आपने तो वापस से वो डेरिवेशन उतार दिया, कुछ तो चेंज करो। तो देखिए अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ बी पॉइंट की बात कर रहे हैं, बी पॉइंट इसका मतलब है स्मॉल आर की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, कैपिटल आर के बराबर होनी चाहिए। क्या होगा, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल्स टू समीशन q डिवाइडेड बाय व्हाट, एप्सिलॉन नॉट। फिर इसको सॉल्व कर लिया, क्या होगा, e ds cos थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, समीशन q की जगह q, क्योंकि इतना ही चार्ज दिया था। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या आएगा, थीटा की जगह क्या लिखोगे, 0 डिग्री, तो यहाँ पर क्या आएगा, e ds cos 0 q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। cos 0 का वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, हो जाएगा e ds, क्या होगा फिर ये q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। फिर e को बाहर निकाल रहे थे, ds अंदर रहा, q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ds का क्या आएगा इस बार, तो गॉसियन सरफेस देखो यही है जिसके लिए रेडियस जो स्मॉल आर अब किसके बराबर है, कैपिटल आर के बराबर है। तो हमने जब ds को इंटीग्रेट किया तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए, टोटल एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, गॉसियन सरफेस और स्फेरिकल शेल दोनों का एरिया सेम है इस केस में। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या, q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। वापस से E इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, q डिवाइडेड बाय 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। फिर मैंने आपको बताया था अरेंज कर लीजिए, तो क्या होगा, q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आगे लिख दो और आर स्क्वायर को बाद में लिख दो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, k होता है, k q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। लो भाई ये तो वापस से हो गया, लास्ट टाइम भी k q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर था, यहाँ पर भी k q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर है। तो फिर क्या चेंज है, एक चीज, क्या, स्मॉल आर स्क्वायर था लास्ट टाइम, इस बार क्या है, कैपिटल आर स्क्वायर है। ये बात ध्यान में रखिएगा, ये डिफरेंस है। तो ये कहां पर आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर आ रहा है। तो आपने नेक्स्ट जो फॉर्मूला लिख लेना है, ई एट सरफेस दैट विल बी के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और ये बात ध्यान रखना, इट इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है। ठीक है, इससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर भी नहीं होता, सरफेस पर मैक्सिमम होता है। ठीक, एंड लास्ट पॉइंट, व्हेन पॉइंट P इज इनसाइड द शेल, इज इनसाइड द शेल। अगर इनसाइड होगा P पॉइंट तो डायग्राम कैसा बनने वाला है बच्चों, सोचो। देखिए क्या होगा, ये आपका अपने शेल बनाया, ठीक है, इसका रेडियस कितना लेना था, कैपिटल आर लेना था। अगर P पॉइंट इनसाइड है तो ये P पॉइंट मान लो। तो अब आपको क्या करना है, चार्ज कहां पर है, यहां पर सरफेस पर, चार्ज यहीं पर तो था। और अगर इसको ऐसा काम करेंगे, यहां पर गाउसियन सरफेस बनाओगे आप, ऐसा बनाओगे, ठीक, इस गाउसियन सरफेस का रेडियस कितना लोगे, स्मॉल आर लोगे, इसका एरिया वेक्टर कितना लोगे, तो हमने बोला ds लेंगे। लेकिन क्या इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बताना पड़ेगा, नहीं बताना पड़ेगा। क्यों नहीं बताना पड़ेगा, समझिए। देखो ये पूरा का पूरा अगर आप ऐसा ले रहे हो तो आप बोलोगे कि गाउसियन सरफेस तो एक छोटा सा स्फीयर था, है ना, और इस छोटे से स्फीयर में किसी तरीके का कोई चार्ज नहीं है। अगर कोई चार्ज नहीं होगा तो अकॉर्डिंग टू गाउस द एंटायर फ्लक्स विल बी जीरो। ये बात ध्यान में रखेंगे, स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, और ये सी पॉइंट है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, according to Gauss law the entire flux will be zero. Why so? Because summation q is zero, there is no charge inside the shell। आप लिखेंगे there is no charge inside the shell, so summation q is zero।
If summation q is 0, then according to Gauss law E dot ds should be 0. ठीक है, तो फिर क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल्स टू 0. इसका मतलब ये हुआ E ds cos थीटा इज इक्वल्स टू 0. अब गौर करो, क्या 0? तो हम cos थीटा की बात नहीं कर सकते क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं कर रहे हैं. लेकिन क्या वहां पे ds 0 है? आंसर नहीं है भाई. देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो स्मॉल आर रेडियस है, तो कुछ ना कुछ तो एरिया होगा. तो चलो हमने बोला नो, देयर इज ds इज नॉट 0. देन व्हिच क्वांटिटी शुड बी 0? दिस इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, सिंस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, दैट इज व्हाई द फ्लक्स इज 0 देयर. आप ऐसा लिख सकते थे. तो हमने बोला this shows that electric field inside the shell is 0. इस चीज को ध्यान में रखिएगा, एक किसी भी शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है बच्चों. अब इसका एक रीजन समझ लीजिए, ये बहुत अच्छा फैक्ट है. ये इतना अच्छा फैक्ट है कि आपको पता होगा जितनी भी फैक्ट्रीज जो होती है ना बच्चों, उनके अंदर जो उनका मैकेनिकल पार्ट जो होता है, मशीनरी जो होती है ना, उसको जब कवर करना होता है तो वो क्या करते हैं, एक मेटल की शीट लगा देते हैं उसके चारों. क्यों लगा देते हैं? why they form that metallic sheet on the machinery? इसका सिंपल सा रीजन इतना है कि अगर गलती से किसी दिन बिजली जो है, इलेक्ट्रिसिटी फॉल ऑन दैम, ठीक है, अगर एक नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो भी उसके ऊपर आ जाती है. कौन सी इलेक्ट्रिसिटी? जो आप बादलों के पास में देखते हो ना, बिजली के टाइम आती है, बिजली मतलब बरसात के टाइम आती है. अगर वो वाला इलेक्ट्रिक शॉक आ जाता है तो वो सारा का सारा कहाँ रहेगा? वो रहेगा शेल पर, सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, उसका सारा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पार्ट है ना, वो सारा का सारा शेल पर रहेगा, लेकिन अंदर नहीं जा पाएगा. तो अंदर वाली मशीनरी क्या हो गई? सेफ हो गई. ये बात ध्यान में रखिएगा. ठीक है, इसलिए कवर किया जाता है किसी भी मेटेलिक शीट से किसी भी मशीनरी को. हो गया? चलिए, तो ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड 0. अब अपने पास में आ रहा है ग्राफ बच्चों. ग्राफ के लिए हमें डेटा पता होना चाहिए, इस चीज को उतार लीजिएगा. ठीक है, चलिए अब अपन काम करते हैं ग्राफ के लिए. तो ग्राफ के लिए हमने चीजों को समझा और उसे एक लाइन पे ड्रॉ करने की कोशिश करें. देखिए, तो ग्राफ पेपर पे उसे कैसे ड्रॉ करते? तो हमने बोला कि हमें क्या पता है, हमें पता है कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है. ठीक है, इनसाइड का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सेंटर पर भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, वो भी तो इनसाइड में ही आता है. तो व्हेन r इज 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0. व्हेन r इज लेस देन कैपिटल R से कम होगा तभी इलेक्ट्रिक फील्ड 0. और यहाँ पे सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, kq डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. क्या? व्हेन इट इज एट सरफेस. सरफेस मतलब स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के बराबर, और आउटसाइड kq डिवाइडेड बाय स्मॉल r स्क्वायर. अब यहाँ पर देखो भाई, स्मॉल r जैसे जैसे इंक्रीज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा. ये चीज ध्यान में रखेंगे अपन. ठीक है, चलिए इस चीज को ग्राफ में ड्रॉ करो. स्मॉल r इलेक्ट्रिक फील्ड E, गौर कीजिए यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर कैपिटल R बोल दीजिए. ये तो इनसाइड वाला पार्ट हो गया ना. सेंटर से लेकर सरफेस तक तो इनसाइड ही चलता है. इसका मतलब स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R. और इस बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, ये वाली लाइन. ठीक है, इसी लाइन के ऊपर चलना. लेकिन जैसे ही कैपिटल R आता है हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाता है. यहाँ पर ले आओ थोड़ा सा ऊपर. ठीक है, डॉट डॉट लाइन ही बनाना है. ठीक, तो यहाँ पर आ गया. कितना है ये इलेक्ट्रिक फील्ड? kq डिवाइडेड बाय कैपिटल R स्क्वायर. ये सरफेस पर था. और जैसे जैसे आप सरफेस से बाहर जाते जाते हैं स्मॉल r की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है. आउटसाइड की बात कर रहे हैं. ठीक, स्मॉल r इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड हाइपरबोलिकली क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, है ना. हाइपरबोलिक ग्राफ बनाएगा और डिक्रीज होता जाएगा. ये ध्यान में रखिएगा. तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर. Okay, so that is the graph for uniformly charged spherical shell. ठीक है, होप करता हूँ ये समझ में आया होगा. और ये जो पक्षियों की आवाज है ये आपको डिस्टर्ब नहीं कर रही होगी, है ना, कुछ ज्यादा ही आ रही है. ओके, शायद वॉइस क्लियर होगी बच्चों. तो बात ध्यान में रखना, ये
हाइपरबोलिक ग्राफ है, इससे ही डिक्रीज होगा। जितने भी इनवर्स फंक्शन है ना उनके लिए अपन ये वाला ग्राफ ही ड्रॉ कर रहे हैं, ये तो आपको पता ही होगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही है बच्चों। हैव अ गुड डे, टेक केयर। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। टेक केयर।